मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, नीतीश कुमार के फैसलों से पटना की राजनीति में लगातार हलचल है और सवालों और चर्चाओं का सिलसिला जारी है कि क्या नीतीश कुमार फिर गृह मंत्रालय अपने पास लेने वाले हैं। नीतीश कुमार ने पूरी प्रशासनिक ढांचे को क्यों बदला। नीतीश ने दो विभागों को अपने हाथ में फिर ले लिया। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चर्चा तो मोदी जी के यूनिटी डिनर पार्टी की भी है, जिसमें नीतीश कुमार नहीं गए हैं। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान कि नीतीश को यह भी पता नहीं है कि वह कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। तमाम चर्चा के बीच में गृह मंत्रालय का विषय सबसे गंभीर दिख रहा है। मित्रों, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में हमेशा अफसरशाही का आरोप लगता रहा है। उनके मंत्री विधायक भी इस बात को मानते थे और कहते भी थे कि हमारी बात भी अफसर नहीं सुनते हैं। और आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार अफसरों के माध्यम से मंत्री विधायक को उनके हद में रहने को मजबूर करके रखते थे। उदाहरण कई है। आप याद कीजिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिनके पीछे के पाठक को लगा दिया गया था। हालांकि बेलगाम हुए पदाधिकारियों के कारण नीतीश कुमार हमेशा आरोपों में घिरे रहे, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार का वह प्रशासनिक तरीका उनकी मजबूरी बनती दिख रही है। कारण इस बार उनसे गृह विभाग तो छीन ही लिया गया, साथ में स्पीकर पद भी छीन लिया गया। तो उन्होंने अफसरों को साधने का काम किया है। हाल में बड़ी संख्या में उन्होंने पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया, जिसके माध्यम से नीतीश कुमार हर जगह अपनी पैठ रखना चाहते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं और गृह मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने जिस तरह से बुलडोजर और अन्य कार्रवाइयां की हैं, वो नीतीश कुमार के सत्ता संचालन का जो तरीका है उससे पूरा अलहदा है, अलग है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं। सम्राट चौधरी का हाव भाव, कार्यप्रणाली और सुपरमैसी का जो अंदाज है वो नीतीश कुमार समझ रहे हैं और वो इन सारे चीजों से सहज दिख नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी पैरेलल टू सीएम दिखना चाहते हैं। उनका काफिला, उनके कई कार्यक्रम इसके गवाह हैं। याद होगा पिछले दिनों उन्होंने पूर्णिया में आईएएस अफसरों की एक बैठक बुलाई थी, जिसकी जानकारी जैसे ही सीएमओ को मिलती है उसके बाद उस पूरे बैठक को रद्द कर दिया गया। देखिए, वो गृह मंत्री हैं। सभी आईएएस पदाधिकारियों को बुलाकर जो उन्होंने बैठक बुलाई थी, कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का उन्होंने अतिक्रमण किया था, इसमें भी कहीं शक नहीं है। अब जरा ये देखें, ये इस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है ना? जय श्रीमान 2023 बैच के प्रशिक्षु पुलिस और निरीक्षकों की कुछ ज्यादा कंपनियां परेड पर दीक्षण परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान कर खुली जीप में सवार होते हुए यहाँ पर साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार से अनुरोध है कि निरीक्षण जीप में क्या बात है? अरे आप ही आइए, हम लोग हो जाएगा अरे आप आइए, अरे आइए ना, आप भी आइए, डीजीपी के साथ आइए ना, आओ आओ
अरे आओ ना, चलो चलो ना भाई, आओ ना, क्या नहीं। ये वीडियो है राजगीर में आयोजित पासिंग आउट परेड का। मतलब पुलिस पदाधिकारियों की ट्रेनिंग जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद पासिंग आउट परेड होता है और तब उनकी नियुक्तियां विभिन्न जिलों में होती है। मतलब कि उनको काम पर भेजा जाता है, काम पर लगाया जाता है। प्रोटोकॉल के अनुसार पासिंग आउट परेड में सरकार के प्रमुख मतलब सीएम, डीजीपी और एडीजी प्रशिक्षण ही परेड का निरीक्षण करते हैं और सलामी लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के जीप में बैठने के बाद, जो अभी आपने वीडियो में देखा, संभवतः विजय चौधरी ने सम्राट चौधरी को इशारा किया। सम्राट चौधरी जीप पर जाके खड़े होते हैं तो नीतीश कुमार ने विजय चौधरी, श्रवण कुमार आदि सबको जीप पर बुला लिया। मतलब सम्राट चौधरी को यह बताया गया, यह संदेश दिया गया कि आप भी केवल मंत्री हैं, ज्यादा उड़िए नहीं। इतना ही नहीं, बताया तो ये जा रहा है कि पासिंग आउट परेड सम्राट चौधरी ही करना चाहते थे। इसके लिए बजाबते आमंत्रण पत्र भी छप गया था, अखबारों में विज्ञापन जाने वाला था कि मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी जानकारी मिलती है और तब आनन फानन में फिर आमंत्रण पत्र दोबारा छापा जाता है, छपवाया जाता है। मुख्य अतिथि नीतीश कुमार सीएम को बनाया जाता है और सम्राट चौधरी को विशिष्ट अतिथि बनाया जाता है। लेकिन यहाँ आप देखिए, इसमें कहीं भी गृह मंत्री सम्राट चौधरी नहीं लिखा हुआ, उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। सनद रहे कि उनका आमंत्रण गृह मंत्री के रूप में नहीं किया गया है। यह कहीं न कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी को दिखाता है स्पष्ट। मित्रों, याद होगा कि जैसे ही सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया कि नीतीश कुमार ने अपने एक नजदीकी आईएएस ऑफिसर, कड़क आईएएस ऑफिसर को गृह विभाग में भेज दिया था। और वहीं कुछ दिनों के बाद आपने देखा होगा कि निजी सचिव भी बदल दिया गया जो नीतीश कुमार ने भेजा। मतलब पूरी निगरानी गृह विभाग पर। अब जो बातें सामने आ रही है वो निश्चित रूप से आपको चौंकाने वाला है। गृह विभाग पूर्व से सरदार पटेल भवन में चलता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने अब गृह विभाग का कार्यालय सचिवालय भवन में स्थानांतरित कर दिया है। मतलब जहां नीतीश कुमार का कार्यालय है वहीं अब सम्राट चौधरी भी बैठेंगे नीतीश कुमार की नजरों के सामने। इसके मायने तो साफ समझा जा सकता है। भीतरखाने अब चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार गृह विभाग पर अपना दावा तो नहीं ठोक रहे हैं या गृह विभाग को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। मित्रों, नीतीश कुमार होम्योपैथी का जो इलाज होता है ना, उस तरह वो इलाज करते हैं। जो जब होम्योपैथी की गोली खाएगा तो मीठा तो लगेगा, रिएक्शन भी नहीं होगा, लेकिन काम गजब का करेगा। वही हाल है। इधर सम्राट चौधरी का बयान एक आया है, वह भी कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए कि 20 वर्षों में इस तरह का बयान, जबकि विभाग, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में था, कभी ऐसा नहीं आया था जो आज सम्राट चौधरी ने कहा है। उन्होंने ये कहा कि अब जैसे बुलडोजर चल रहा है, जो 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 गलत संपत्ति अर्जित किया है उसको सरकार अपने पास लेना चाह रही है। उसी में उन्होंने कहा कि लालू जी का एक घर है चिड़ियाघर के बगल में, जिस पर ताला लगा हुआ है, तो अब उस ताला को खुलवाया जाएगा, घर में पेंट पुचारा किया जाएगा और उसमें सरकार स्कूल खोलेगी गरीब बच्चों के लिए, जो एक अच्छा काम होगा। वहीं उन्होंने महुआबाद का जो भवन है लालू प्रसाद यादव का, उस पर भी बुलडोजर जलाने की बात तो पहले भी की जा चुकी है। तो मित्रों, ये कहना है कि ऐसा 20 वर्षों में जो नहीं हुआ था सो सम्राट चौधरी ने कहा, और यह भी
कहीं न कहीं नीतीश कुमार को असहज करेगा। साथ में सम्राट चौधरी का यह बयान बहुत बड़ी नाराजगी पैदा करेगा राजद में, लालू प्रसाद यादव में और उनके कार्यकर्ताओं में। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बहुत बड़ा खेल कर दिया है। अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर उन्होंने 2 विभागों पर अपना कब्जा जमा लिया है और उन 2 विभागों को अपने पास रखा है। मित्रों, याद होगा पिछले दिनों नीतीश कुमार ने अचानक से 3 विभागों का गठन किया था। इन विभागों को अपने पास लेने के लिए अभी खींचतान तो चल ही रही थी और अभी भाजपा के साथ उस तरह की कोई बात भी नहीं हुई थी जो जानकारी मिल रही है। लेकिन इसी बीच नोटिफिकेशन कर 2 विभागों को नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया है और सिर्फ एक विभाग भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों में किस तरीके से नीतीश कुमार सिर्फ अपने दम पर अब बिहार में सरकार चलाना चाहते हैं। 20 सालों तक जब नीतीश कुमार के पास गृह विभाग था तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सरदार पटेल भवन से गृह विभाग को सचिवालय में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब यह भी देखने की स्थिति सामने नजर आ गई है। मतलब साफ है कि सचिवालय में जिस तरीके से गृह विभाग को शिफ्ट किया गया है, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अब गृह विभाग पर भी अपना दावा ठोक सकते हैं। याद होगा कि पहले भी सम्राट चौधरी की कई आदेशों के फाइलों को नीतीश कुमार ने रोक लिया था। जब सम्राट चौधरी के फाइलों को नीतीश कुमार द्वारा रोका गया था तो आप याद कीजिए कि सम्राट चौधरी भागे दौड़े पहुंचे दिल्ली और अमित शाह से उन्होंने भेंट की थी और इस मीटिंग के बाद ही यह खबर चलने लगी बिहार में, यह कयास होने लगे कि कुछ बड़ा तो होने वाला है। और उसी समय एक और खबर आई अमित शाह के यहाँ हुई बैठक की। बैठक जिसमें ललन सिंह, संजय झा और एक बिहार के बड़े आईएएस पदाधिकारी भी शामिल थे, यह खबर आई थी। और इस मीटिंग को लेकर खबर यह निकलकर सामने आ रही थी कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। इस मीटिंग को लेकर बताया जा रहा था कि अमित शाह ने इन तीनों लोगों से ये पूछा कि नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान क्या है, उनका एग्जिट प्लान क्या है, वो किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो इस पर सारे लोगों ने चुप्पी साध ली थी और यह कहा गया था कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन से राजग में एनडीए में आए थे तो उनकी सीधी बातें हुई थी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से। इसीलिए इस बाबत हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यह बात केवल नरेंद्र मोदी ही उनसे कर सकते हैं। उसके बाद जो चर्चा आने लगी वह ये बैठक की बात नहीं, ये एक बाज़ाब्ता एक योजना बनी जिसमें यह था कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। मतलब बीजेपी के चाणक्य ने भी एक बात तो मान लिया कि नीतीश कुमार को राजनीतिक दांव पेच में फंसाया नहीं जा सकता है, तो क्यों ना निशांत पर गोटी सेट किया जाए, क्योंकि निशांत को संभालना बहुत आसान होगा। नीतीश कुमार भी अच्छी तरह जानते हैं कि निशांत कुमार अगर आए तो उनकी राजनीति पर एक तरह से विराम लग जाएगा। निशांत कुमार नीतीश कुमार के लिए फायदे से ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान का सौदा साबित हो सकते हैं। नीतीश कुमार चाहते भी नहीं है कि उनके बेटे जेडीयू की कमाल संभाले। पहले भी इस तरह की कई बार मांगे होती रही और नीतीश कुमार ने उसे ठुकरा दिया। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर भी लगने शुरू हो गए थे कि अब निशांत की आने वाले हैं और निशांत मतलब उनका स्वागत किया जा रहा था। मांग भी की जा रही थी कि वो आवे और जदयू को संभाले। फिलहाल इन पोस्टर लगाने वालों पर भी नीतीश कुमार का पारा गर्म है और इसी के चलते अचानक उन्होंने 4 जिला अध्यक्षों को सस्पेंड भी कर दिया। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार
कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। फिलहाल ताबड़तोड़ ये जो एक्शन चल रहा है वो तो जारी है, वहीं ऑपरेशन तीर भी चल रहा है। नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनना चाहते ही हैं, साथ में अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचना भी उनका कहीं न कहीं एक सोच दिख रहा है। ऑपरेशन तीर के बीच ही जो खबरें आ रही हैं कि आरजेडी के 18 विधायक जदयू के संपर्क में हैं, वहीं 5 एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वह भी है। दावा तो यह भी है कि बीएसपी के एक विधायक भी नीतीश कुमार के साथ आने को तैयार है। ऐसे हालातों में यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार बिहार में नंबर 1 पार्टी ही नहीं बल्कि अपने दम पर बहुमत जुटाने के जुगत में लगे हुए हैं। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाला है। परंपरा भी रही है कि जब जब खरमास के बाद नीतीश कुमार जब दही चूड़ा खा लेते हैं तो दही की गर्मी के बाद वह कुछ न कुछ फैसला लेते हैं जो बिहार की राजनीति को बदलता रहा है। लेकिन इधर बीजेपी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। बीजेपी भी ऑपरेशन लोटस चला रही है भीतर खाने, वह भी अपने बहुमत को साधने में लगी है। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो मतभेद चल रहा है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर जो व्यक्तिगत चारित्रिक हनन का मामला चल रहा है, एक दूसरे पर छींटाकशी चल रही है। केरल और तमिलनाडु में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। वेस्ट बंगाल का चुनाव का बवेला है, एसआईआर का बवेला है, चुनाव आयोग का प्रकरण है। ऐसे कई तरफ से बीजेपी घिरती नजर आ रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसे में भाजपा क्या करेगी यह भी देखना रोचक होगा और नीतीश कुमार खरमास के बाद कौन सा कदम उठाने जा रहा है यह भी बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जैसा मैंने कहा जरूर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।